किसान इंडिया में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। अगला स्टेशन, मैंने पॉज दिया ताकि कान खड़े हो जाएं। कौन सा है? जोरबाग है। जोर दिया। कौन सा है? ठीक है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। वो मैंने थोड़ा तेज कह दिया क्योंकि वो रोजमर्रा की बात है। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। मीडियम वेव 219 मीटर यानी 1368 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है मिले जुले गीत। और छोटू चाय ले आई। ये टोन होगा। ये क्या चाय लाया? ले जा। उसने आपको 10 सेकंड में 3 मॉड्यूलेशन दी। आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश कर देने सरब सांची कुर्बान। आवाज आती है कि अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। तो वहाँ 80 से लेके 2025 तक आपने अपने आप को जिस तरह रेलेवेंट बनाया हुआ है और जिस तरह अलग अलग पीढ़ियों को प्रेरित किया हुआ है। किसानों के एक परिवार में अगर कोई बच्चा शम्मी नारंग बनना चाहता है। किसान इंडिया में आपका स्वागत है और हम लगातार आपके सामने अलग अलग शख्सियत को लेके आते हैं जो खेती, किसानी, गांव, कल्चर, फोक इन सब से जुड़ी हुई हों। उसके अलावा कुछ ऐसी शख्सियत को भी लेके आते हैं जिन्होंने अपनी एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया हो। हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने कुछ साल पहले भी एक पीढ़ियों को प्रेरित किया था और आज भी वो पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। शम्मी नारंग साहब। हाँ, नमस्ते। सो नाइस। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारी मुलाकात हो रही है इसी बहाने। अभी जो हम लोगों ने बात की कि एक पीढ़ी को प्रेरित करने की बात जी, तो जो 80 का दशक था जिसमें हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय 8:40 पे एक पूरा परिवार साथ में बैठता था जी। समाचार आते थे दूरदर्शन पे और ये एक तरह से रिचुअल था, क्या कहें, फर्ज था, कर्तव्य था कि आप समाचार देखेंगे जी। हर पिता चाहता था कि बच्चे साथ बैठ के समाचार देखें और आप उसका चेहरा थे। तो वहां से लेके अब जब आवाज आती है कि अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, तो वहाँ 80 से लेके 2025 तक आपने अपने आप को जिस तरह रेलेवेंट बनाया हुआ है और जिस तरह अलग अलग पीढ़ियों को प्रेरित किया हुआ है, वो किसानों के एक परिवार में अगर कोई बच्चा शम्मी नारंग बनना चाहता है तो उसको अपनी इस तरह उसकी 40 साल को आप किस तरह? हाँ बिल्कुल। पहले तो ये बिल्कुल जिस पेशे में, शायद आपके पेशे में, मेरे पेशे में, किसी भी पेशे में आप कहें कि साहब मैं एक रेसर बनना चाहता हूं, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो अब ये जो जिस पृष्ठभूमि से आपका ताल्लुक है, आपका अगर रुझान है जी, आप में वो तन्मयता है और वो एक जिद है कुछ पाने की, तो मुझे लगता है मतलब हर मील के पत्थर पर ये लिख दो इबारत की मंजिल मिलती नहीं नाकाम इरादों से। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। तो वो और ऊपर ईश्वर की कृपा, आपकी नियति, उसने क्या लिखा है आपके लिए, है ना, वो ये तमाम चीजों का जो एक समावेश होता है, ये आपको कुछ भी बना सकता है। लेकिन उसके बाद अगर ईश्वर ने आपको वो काम सौंप दिया है, उसको आगे तक ले जाना वो आपकी ईमानदारी पे, कर्तव्य निष्ठा पे, इन तमाम पहलुओं पे निर्भर करती है जी। तो यही हुआ अंग्रेजी स्कूल का एक बच्चा जिसने 8वीं कक्षा में हिंदी छोड़ दी, क्योंकि जब आप विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, साइंस को लेते हैं, तो आपका माध्यम अंग्रेजी हो जाता है, हिंदी छूट जाती है आपकी। फिर उसके बाद मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उधर तो बिल्कुल ही हिंदी छूट जाती है आपकी। लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि बातचीत का माध्यम मैंने कभी भी ना अपने ऊपर अंग्रेजी किसी को थोपने दी, जबकि मैं बहुत अच्छी जानता था, अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा, एक फौजी अफसर का बेटा, है ना, इस माहौल में बड़ा हुआ जहां पर अंग्रेजी खूब बोली जाती थी जी। लेकिन मैंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। और फिर एक चीज, मैं इसलिए तमाम बातें बता रहा हूं कि जिस प्रोफेशन में, जिस पेशे में मैं आया, उसका ताल्लुक आपकी आवाज से तो है ही, लेकिन भाषा ज्ञान से भी है। आपकी जो संवाद कौशल है, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है, उससे भी है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये ना सिर्फ आपको कैमरे या माइक्रोफोन के सामने काम आएंगी। मैं हमेशा जो भी इस पेशे में आना चाहता है, कहूंगा कि ये तमाम बातें आपकी जाती जिंदगी में भी काम आएंगी जी। आप अच्छा बोलना सीखते हैं,
अच्छे उच्चारण के साथ बोलते हैं, आपका लहजा अच्छा है, भाषा के साथ इंसाफ कर रहे हैं, आप सामने वाले को बोर नहीं होने देते, है ना, उससे एक संपर्क बनाकर बात करते हैं। तो ये जो तमाम बातें होती हैं, ये ना सिर्फ आपके पेशे में काम आती है बल्कि जाती जिंदगी में भी काम आती है। और ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पेशे से जुड़े जी। तो जो भी लोग, चाहे वो किसान परिवार से आते हैं, कृषि से संबंधित हैं, फौज से हैं, या किसी भी उनके माता पिता का ताल्लुक कहीं से हो, पारिवारिक संबंध कहीं से भी हो, किसी भी जगह के रहने वाले हों, मतलब अगर ठान लिया है जी, तो मुझे नहीं लगता, देर हो सकती है लेकिन मुकाम पर इंसान जरूर पहुंचता है, मुझे ये लगता है। लेकिन हाँ, आप जिस चीज के लिए, जिस विधा के लिए, जिसके पीछे आप पड़ गए हैं, उसके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफी या उसके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी पूरी होनी चाहिए। सो हर चीज में, प्रोफेशन चाहे आप क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने किसी भी पेशे के साथ, प्रोफेशन के साथ आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। तो वही हमने किया। एक आपकी खासियत जो पिछले कई बातचीत में समझ में आई, आप बीच बीच में कोई एक शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उसको हिंदी और फिर उर्दू, मतलब 3 भाषाओं में आपके पास कभी शब्दों की कमी नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। तो उस तरह से अपने शब्दों को बेहतर बनाने के लिए जी। वो किस तरह से काम करना चाहिए लोगों को, ये भी एक उन लोगों के लिए जो किसान परिवार से आते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सिंपल बात है। मैंने आपसे कहा, चलिए अभी इसी का उदाहरण ले लीजिए कि बहुत सिंपल बात है। तो मुझे लगा कि इस मौजू के साथ, इस विषय के साथ बातचीत करूंगा तो सिंपल कहना सही रहेगा जी, है ना, ठीक है। तो मैं साधारण भी कह सकता था, साधारण सी बात है ना, नहीं, पर मैंने सिंपल इस्तेमाल किया क्योंकि मैं सबसे पहला, मेरा जो लक्ष्य होना चाहिए या एम होना चाहिए वो ये है कि मेरी बात आप तक पहुंचे और मेरे साथ जो अंग्रेजी में जिसे कनेक्ट कहते हैं, संपर्क कहते हैं, राब्ता कहते हैं उर्दू में, वो बना रहना चाहिए। ये एक संवाद कौशल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे मैंने कहा कि और सुनाइए शैलेश भाई कैसे हैं, तो आप कहेंगे मैंने आजकल कहाँ रह रहे हैं आप? तो बोले यार वो मैं मोरी गेट रह रहा हूँ। तो मैं कहूँ अच्छा मोरी गेट, तो वो कश्मीरी गेट के पास पड़ता है? हाँ हाँ, डाकखाने के नजदीक भी पड़ता है वो, है ना। राजघाट से जाएंगे तो उसके निकट एक वो पड़ता है ना मंदिर। तो मैंने निकट का भी इस्तेमाल किया, मैंने नजदीक का भी इस्तेमाल किया, मैंने पास का भी इस्तेमाल किया। ये क्यों किया मैंने? एक तो मुझे ये शब्द आते हैं, मेरी शब्दावली में तैयार बैठे हुए हैं। दूसरा यह है कि आप मेरी इस बात से बोर ना हो जाए जी, मेरा वो संपर्क हो, मेरा वो कनेक्ट बना रहे। तो बातचीत का सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है ना, वो यही होता है कि आप अपनी बातचीत के जरिए दूसरे के साथ पतंग को कटने मत दीजिए जी, वो डोर बंधी रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको शब्द सीखने पड़ेंगे, उसका प्रवाह, अंग्रेजी में जिसे पंक्चुएशन कहते हैं या उतार चढ़ाव कहते हैं, है ना, कहां पर पूर्ण विराम आएगा, कहां पर बिंदु आएगा। मैंने अगर कहा कि शैलेश भाई आजकल कहां रह रहे हैं, तो मैंने जोरा सा जोर कहां पे दे दिया। बिल्कुल, है ना। सबसे पहले, जब आप, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप मेरे पेशे में आना चाहते जी, तो इसलिए कि सामने वाला जब मेरी बात सुने, वो सिर्फ पेशे की वजह से ही नहीं, आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, या आप चलिए लड़की देखने जा रहे हैं, है ना, तब भी आप पहली बार में ही अगर किसी को आप इंप्रेस कर देते हैं, मुतासिर कर देते हैं, वो आपसे प्रभावित हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जिस टाइम उसने ये कह दिया शैलेश भाई सॉरी दोबारा बताइए, तो इसका मतलब आपने अपने बातचीत या संवादों में उतार चढ़ाव का ख्याल नहीं रखा जी। तो आप बात जल्दी पहुंचाने के चक्कर में आप कुछ शब्दों को खा गए। बिल्कुल। तभी सामने वाला कह रहा है सॉरी आप क्या कहना चाह रहे थे? तो ये जो तो ये एक बेसिक चीज आपके परिवार से आती है। आप कॉलेज के जमाने में भी सबसे पहले आपकी जो परीक्षा है ना, वो आपके दोस्त यार लेते हैं,
कहेंगे यार तुम बोलते हो ना तो मजा बड़ा आता, आवाज बाद में आती है ना। अब मैं अपने तमाम दर्शकों से यही कहना चाहता हूं, देखिए जहां तक आवाज का ताल्लुक है, आप उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सुरेश ओबेरॉय को ले लीजिए, या फिर रजा मुराद को ले लीजिए। ईश्वर ने कमाल की आवाजें तीनों को बख्शी, ठीक है। मैं ये इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये आसान उदाहरण सब जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि हर बार बाजी अमिताभ बच्चन ही क्यों मार जाते हैं। वो 82 साल की उम्र में भी शुरुआत करते हैं कौन बनेगा करोड़पति की, आप अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनकी बात में विश्वसनीयता इतनी है कि वो झूठ भी बोले तो सच लगता है जी। वो क्या करते हैं, अपने शब्दों से खेलते हैं। लोगों ने सोचा कि शब्दों के साथ खेलना सिर्फ संगीत का काम है। नहीं, सिर्फ संगीत का काम नहीं है। बोलचाल में भी अगर आप उसे संगीतमय बना देते हैं, भाई अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं एक खास स्वर का इस्तेमाल कर रहा हूं जी, जिसे अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं, है ना। मध्यम स्वर हो गया, सप्तम स्वर हो गया, तीव्र स्वर हो गया। मैं कोई थिएटर तो नहीं कर रहा ना, मेरे पास एक माइक्रोफोन है, सब कुछ है, तो मैं चिल्ला के क्यों बात करूं आपसे। बिल्कुल। मैं जितना सभ्य होकर बात करूंगा उतनी आवाज आप तक पहुंचेगी, उतना कनेक्ट मेरा और आपका रिश्ता मजबूत होगा जी। तो ये सारी बातें आपके माहौल से, आपके परिवार से, आपके घर वालों की टोका टागी से, ये आपका लहजा, ये आपका तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं, जिसे उच्चारण कहते हैं, ये तमाम धीरे धीरे सही होते जाते हैं जब आप इन तमाम चीजों पे गौर करना शुरू कर देते हैं। अब आपने कहा कि साहब आप बीच बीच में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, मेरा क्या है कि मेरे वालिद साहब, मेरे जो पिताश्री, वो पंजाब से हैं। हमारे पंजाब में तीनों भाषाएं बहुत अच्छी, वहां पर हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, और उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा इसलिए क्योंकि जब वो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इधर आए थे तो खत भी उर्दू में लिखा जाए। उनको गुरमुखी आती थी या उनको उर्दू आती थी। तो फिर आपका शौक होता है कि आप शेर व शायरी में अगर जा रहे हैं, फिल्मी गाने भी सुन रहे हैं, तो दिल है के मानता नहीं सुनेंगे ना, हृदय के मानता तो नहीं सुनेंगे ना, है ना जी। पर आपने कहा कि एक जिससे हम लोग प्रसारण की भाषा है उसमें हृदय लगाना ही लगाना है, तो वो शब्द भी आना चाहिए आपको। लेकिन बातचीत की मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो दिनचर्या जो होती है उसमें आप कहते हैं यार दिल नहीं कर रहा जी। किसी और रीजन में चले जाए तो मन नहीं कर रहा, पर बहुत कम इस्तेमाल करेंगे कि हृदय नहीं कर रहा जी, है ना। तो ये आपको कौन से वक्त में कौन सा लफ्ज का इस्तेमाल करना है, कौन सा शब्द उठाना है ना, ठीक है, बात को कैसे रखना बात को कैसे रखना है, ये तो हो गया कि जब अपने आप को आप तैयार करते हैं। इसमें थोड़ा आपको एक टोक के, अगर जैसे जो आपने पंक्चुएशन और मॉड्यूलेशन की बात की जी, अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप 3 अलग अलग एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक न्यूज पढ़ रहे हैं, कोई गंभीर बात है, जी जी, एक मेट्रो के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई एक जनरल कोई जिंगल या उसके आसपास के कोई लाइन बोल रहे हैं, सबसे तो पहले कैसे चेंजेस होंगे? जी देखिए शैलेश, उसमें सबसे पहले तो ये है कि चलिए हम लोग हमारे वक्त में, जी, मुझे आज के प्रसारण में बहुत सारे, आजकल तो बहुत वैरायटी मिलती है न्यूज रीडिंग में, है ना। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, किसी का, है ना, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मतलब लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाते हैं, चीखना चिल्लाना भी हो जाता है। लेकिन हमारे जमाने में कहते थे कि जो समाचार वादन है वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जी, कि ऐसा लगे कि आप किसी का भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, भारत की प्रधानमंत्री सो एंड सो ने कहा कि आज देश में ये होगा ये होगा, अगर मैं कर दूं और आज भारत की प्रधानमंत्री ने कहा साहब कि देश में तो ये होगा, ये मैं मैगी नूडल तो बेच नहीं रहा। बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री की गरिमा का सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है, तो आप बहुत ही सभ्य समाज में रहने वाले इंसान हैं, एक उस हिसाब से बोलेंगे। और दूसरी बात है, हां, अगर आप किसी चीज पे ध्यान दे भी रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं, तो वो होगा भाषा पे, उसके उच्चारण पे, और
उसके उतार चढ़ाव पर, जी, है ना जी। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मेरा पेशा आवाज का है, मैं अब ये होता है कि वो पूछते हैं शम्मी नारंग आपका तारुफ क्या है, तो मैं कहता हूं सब कुछ मिले एक छत के तले, जी, है ना। जी, सीधी बात है। तो इस वजह से जैसे अब हम लोग मेट्रो में, जब मेरे मित्र जरूर उन्होंने यात्रा की होगी उसमें, तो जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि आप ये 2099 की बात है जी, जब टेस्ट शुरू हुए, जी, तो उसमें मुझे चुना गया और रिन्नी खन्ना जो अंग्रेजी में मेरे साथी जी, समाचार पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा कि साहब जो अंदर की उद्घोषणाएं होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं, उसके लिए किन्हें चुना जाए। तो हम लोग थोड़े परिचित चेहरे थे, उन्होंने कहा अभी टेस्ट है, अभी परीक्षण चलेंगे, इनको ले लिया जाए, अंदर आवाज जो आएगी। तो मेरे ख्याल एक शायद शाहदरा से 30 हजारी तक, वो मेरे ख्याल बहुत छोटी सी लाइन थी। तो उसमें तो उनमें यह हुआ कि सच पूछिए तो उनको भी मालूम नहीं था कि आवाज का स्टाइल क्या होना चाहिए। फिर हमने एक सजेशन दी, एक सुझाव है मेरा, मैंने कहा साहब सुन लीजिए कि जब आपकी गाड़ी चलेगी, उस गाड़ी में पटरियों की भी आवाज होगी, लोगों की आवाजें भी होंगी, जिसे एम्बिएंट साउंड कहा जाता है ना, वो भी चीजें होंगी। इसको चीरेंगे हम लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना, इस पूरी भीड़ भाड़ की आवाज को आपको चीरना है जी, या तो हम चिल्लाएं, वो बहुत बुरा लगेगा, तो वो सिर्फ आपकी पंक्चुएशन से और आपके अंदाज से बदल सकता है। तो कैसे होगा, मैं अब घर में तो बात नहीं करता, अगला स्टेशन जोरबाग है, यूं तो नहीं बात करता ना साहब, लेकिन मैं गाड़ी में कर रहा हूं, क्योंकि जो इंसान अभी अपने भाई से, बहन से, पति से बात कर रही है या दोस्त लोग बात कर रहे हैं, अगला स्टेशन मैंने पॉज दिया ताकि कान खड़े हो जाएं, कौन सा है जी, जोरबाग है, जोर दिया कौन सा है, ठीक है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, वो मैंने थोड़ा तेज कह दिया क्योंकि वो रोजमर्रा की बात है ना। तो ये जब स्टाइल आया तब समझ आया कि बॉस ये अपने प्रोफेशन को जानते हैं और पूरी ईमानदारी से जानते हैं जी। सबने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं कभी। मैंने कहा हो सकता है थोड़े दिन के लिए लोग इसका मजाक उड़ाएं कि यार ये भी कोई बात है, अगला स्टेशन इंद्रपुरी है, एक ऑप्शन भी दे दो जो लगाने वाला है, अगला स्टेशन इंदरपुरी है जी। तो कहने ये, मैंने कहा यार देखो कल को वहां के जो पंजाबी हैं उसे इंदरपुरी कह रहे हैं है ना, लेकिन सही शब्द वो इंद्रपुरी है, आप दोनों ले जाओ। तो ये जो जब उनको संस्था को पता लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म होता है कि सिर्फ आवाज नहीं है इंसान दे रहा, ये दूर की सोच रहा जी, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि आप जब जोर बाग बोलते हैं तो बाग में पूरा गांव में नुक्ता लगाते हैं, बाग भी बोल दूं तब भी उतर जाएगा उतरने वाला तो, है ना। मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है उसी गाड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जान रहे होंगे, विद्यार्थी भी जाएंगे, स्कूल के बच्चे, माँ बाप भी जाएंगे। अगर शम्मी नारंग को वो अपना अगर वो मानते हैं आइडल, तो वहां मैंने पूरी जिंदगी सही बोला और अब आके गलत बोल दूं तो वो तो वही सीखेगा ना यार। सही बात। तो आप जहां तक हो सके, अब क्या होता है कुछ प्रादेशिक भाषाएं होती हैं या उनको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, तो आप ले जाओ मुझसे, है ना। अब आप सरोजनी नगर भी कहते हैं और सरोजनी नगर भी कह दिया, है ना। हर एक का अपना पंजाबी लहजा कुछ और हो जाता है, दिल्ली वालों का आपको मालूम ही है, ना आ रही है ना जा रही है ना। तो जुम्मा मस्जिद चलेंगे, पर मैं तो जुम्मा मस्जिद नहीं कहूंगा ना, बिल्कुल। तो जामा मस्जिद पूरा बोलूंगा, क्योंकि भाई जो मेरी ब्रॉडकास्टिंग ने सिखाया वही बोलूंगा। तो ये तमाम बातें, ये आपका एक स्टाइल हो गया। अब आपने स्टाइल की बात की, ये पता नहीं शायद उनको मजा आ रहा नहीं आ रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। समाचार से शुरू हुए, फिर आपने मेट्रो में आए, अब आता है कमर्शियल्स। एक और चीज उसमें जोड़ दीजिएगा, जो आपने अभी बाहर बताई थी, सरफ साजी गुरबानी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ शैलेश। ये तो आप जानते ही हैं कि एक मेरी जो मातृभाषा है, मेरी माधुरी जुबान जो है वो पंजाबी है,
तो आज से कोई तकरीबन 1981 की बात है। तब एक गुरबानी के ऊपर जो हमारा माननीय गुरु ग्रंथ साहब जी है ना, उस ग्रंथ में से जो बाणी निकलती है उसे गुरबानी कहा जाता है, और उसको जब गाया जाता है उसे शब्द गुरबानी कहा जाता है। ठीक है, तो उस पे एक प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो ने बनाने की सोची, जिसके प्रायोजक थे टेक्सला टीवी बनाने वाले जी। तो उनको यह था कि सिर्फ गुरबानी ना सुनाई जाए, उसका सार भी बताया जाए, उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, उसका फलसफा क्या है। खैर, बहुत सारे लोगों से बात हुई तो मेरी आवाज हिंदी में जाती थी, उन्होंने पंजाबी बहुत कम सुनी थी। घर में मैं पंजाबी में हमेशा बात करता था, फादर साहब के साथ, माँ के साथ। तब उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी गुरबानी का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप पंजाबी बोल लेंगे? मैंने कहा मैं पंजाबी बोल लूंगा, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब में उच्चारण का कुछ इस तरह से शब्द आता है, उसके लिए जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो मेरे साथ बैठेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कोई त्रुटि हो जी, है ना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की गरिमा का सवाल है। ठीक है, पर आप जो बेसिक पंजाबी है उसमें, तो उस प्रोग्राम का नाम था सरब सांझी गुरबाणी। सरब का मतलब सांझा, पूरे संसार की सांझी गुरबाणी। ठीक है, तो उन्होंने कहा, अब पंजाबी में, पंजाबी बेचारे बड़े बदनाम थे कि उनकी जो नोटेशन होती थी, वो गाना भी गाते थे ला 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 ला, सॉफ्टनेस कम होती थी। वो बात भी करते, और भाई की हाल है, कितने चले हैं? बिल्कुल ठीक है, उनकी लो जी हुन पेश है एक नवा गाना। मैंने कहा यार ये मैं स्टाइल गुरबानी के लिए तो नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। मुझे लगता है इस प्रोग्राम, अगर आप इस प्रोग्राम को, इसका मतलब एक एंकर कर रहे हैं, तो आपको वो ईश्वर के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तब वो बना, वो फिर मैंने वो आवाज इस्तेमाल की। जो मेरे पुराने लोग हैं, जो इन्होंने सुना होगा, वो एकदम से याद कर लेंगे। आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश कर दे ने सरब सांझी गुरबाणी। तो ये जो आध्यात्मिक एक फील, वो जो वातावरण आपको बनाना था, वो आवाज से बनाना था। अब वो इसलिए किया क्योंकि आती थी, मैंने आवाज पे काम किया हुआ था। अब लोगों ने कहा हाँ यार ये तो सोचा नहीं। और यही अगर आपने कहा जी हां आज ही लीजिए बिल्कुल नया, क्योंकि आप मशीन बेच रहे हैं, है ना, और आपने मतलब ये हुआ मन के कुरुक्षेत्र में विचारों का महाभारत, जी हां यही है, यही है, यही है जिंदगी। आप किस नोट से शुरू हुए और कहां तक ले गए आप? तो ये भी संगीत की तरह है, आप कौन से ऑक्टेव से शुरू हुए, कौन से पे छोड़ा, लेकिन शब्दों के उच्चारण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। फिर आप नॉर्मली भी कहते हैं ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, मीडियम वेव 219 3 मीटर यानी 1368 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत हैं मिले जुले गीत। अब वो सब एकदम से रिकॉल कर लेंगे, ये आता था क्योंकि आकाशवाणी की यही भाषा थी। और फिर एक ये भी आप कह रहे हैं अमृतवाणी, साधु संतों से प्रेरणा पाकर मफतलाल ग्रुप पेश करते हैं अमृतवाणी, है ना। तो आप तरह तरह की वॉइस कर रहे हैं आप। फिर वो भी आता था तो देखना ना भूलिएगा, जी हां। फिर प्रोमो स्कीम आ गई, भाई आज 31 दिसंबर तक आपने लेना ही लेना। हाँ आज ही लीजिए बिल्कुल नया, आखिरी तारीख 31 दिसंबर। हाँ ये योजना बस 31 दिसंबर तक, याद रखिएगा ना, जल्दी कीजिए। ये क्या था? ये आप अपनी आवाज के साथ खेल रहे हैं जी। तो ये पेशे में आने के लिए तभी लोगों को लगता है यार शम्मी नारंग ये है कि एक छत के तले सब कुछ मिले। जो गुरबानी की आध्यात्मिकता भी ला रहा है जी, और प्रोमो स्कीम के लिए जल्दबाजी भी दिखा रहा है, मेट्रो में भी काम कर लेता है, न्यूज भी पढ़। तो ये क्या हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना पूरी कंसंट्रेशन, जो मेरी एकाग्रता थी, वो पूरी इस प्रोफेशन पे, क्योंकि अगर इस प्रोफेशन में मुझे टिके रहना है, नाम कमा के रहना है, तो मैं इस पे काम करता रहूंगा। और जिस प्रोडक्ट के लिए चाहे वो, और जिस माध्यम के लिए, आप उत्पादन छोड़िए, उत्पाद छोड़िए,
किसी के लिए भी काम कर रहा हूं उसके साथ इंसाफ होना चाहिए जी जिसकी भी बात कर रहा हूं। जी मैं आपसे बात करूंगा शैलेश कैसे हैं आप, पर अगर मैं कहूं तो अगर आप में थोड़ा सा भी मुझ में और आप में तकल्लुफ एक फॉर्मेलिटी है और मैं आपका सम्मान करता हूं, आप सोचिए, मैं मान लीजिए कि आप मेरे से बड़े सीनियर हैं, तो मैं यूं ही कहूंगा और शैलेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पर अगर मैं आपका सम्मान ना करते हुए, है ना, मतलब मैं परिवार में परवरिश ही ऐसी हुई और भाई शैलेश कैसा है, तुमको जानते हो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं, तो ये तहजीब, ये तमाम चीजें ये भाषा से झलकती हैं। जी इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी टोका टाकी आपके परिवार में ही शुरू हो जानी चाहिए। जी आप टोका टाकी कह लीजिए, आपको दुरुस्त करना कह लीजिए, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि उनको आता हो। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप जैसे हमारे बहुत सारे खासकर बेचारे गांव वालों को बदनाम कर देते हैं कि ये लठमार हैं जी, ये तो वो लठमार नहीं है। क्या होता है कि अब हम लोग तो यहां पास में बैठे हैं, गांव में अगर वो आदमी वहां काम कर रहा है वो तो कहेगा ना किसनवा, यूं ही कहेगा ना जी। पर हाँ, उसको इतना कहते हैं कि वो किसनवा वहां तक बुलाना ठीक है, लेकिन अगर अम्मा सामने बैठी है तो और अम्मा ठीक हो, वो खुद ब खुद बदल लेता है ना। तो इसका मतलब हमें ये उतार चढ़ाव आता है। आप देखिए, घर में आपकी 80 साल की दादी, नानी, कोई भी बुजुर्ग औरत भी होंगी तो वो कहेंगी और छोटू चाय ले आई, ये टोन होगी, ये क्या चाय लाया, ले जा। उसने आपको 10 सेकंड में 3 मॉड्यूलेशन दे दी, उसने वो वाला नोट यूज किया, छोटू ये भी कर रही है, ये क्या लाया तू, है ना। तो सिर्फ यह है कि आपको इसको ऑब्जर्व करना है, इसको सीखना है, और आप देखेंगे कि फिर आपने जैसे ही जिस विषय पे आपको जिस तरह की टोनालिटी की, अंदाज की जरूरत है, वो खुद ब खुद इतना कर लेते हैं आप कि आपको आ जाता है। तो अब मैं इसलिए तमाम ये बातें कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार शम्मी क्या है यार, बोलना ही तो है ना, है ना। तो अब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि बोलने के भी कितने आयाम हैं और अच्छा खासा जरिया है कमाने का, बिल्कुल, लेकिन बशर्ते आपको आना चाहिए। ये आपने एक पूरा कोर्स करा दिया मैंने इसलिए कहा है ना। आपकी एक झिझक थी कि खेती किसानी में मेरा क्या रोल होगा, तो आपका कल परसों एक पढ़ने को मिला जिसमें ये समझ में आया कि आपका जो पहला जिंगल था वो फर्टिलाइजर पे था। जी जी। तो शायद वो फर्टिलाइजर पे इसीलिए हुआ होगा कि आज के दिन आप किसान इंडिया के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। वो जब पहली बार एक कमर्शियल बनाया, जिसे विज्ञापन कहते हैं, बनाने गया तो उन्होंने कहा कि साहब एक उस जमाने में जिसे आज NFL कहते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहते हैं, उस जमाने में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, पर क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक संस्था थी तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, फिर वो नेशनल फर्टिलाइजर इंडिया हो गया। तो उसकी खाद बनती थी, तो उन्होंने कहा कि साहब खाद के लिए कमर्शियल करना है आपको। अब जबकि मेरा कोई, सच पूछिए, शहर में पैदा हुआ, परिवार में सभी फौजी लोग, और मैं एक पढ़ाई के तालीम के हिसाब से इंजीनियर आदमी, फिर भी कहीं ना कहीं एक बेसिक संवेदना, एक बेसिक सेंसिटिविटी जो आप किसानों के प्रति आपका लगाव होता है या किसानी के प्रति, वो रहता था। क्योंकि आप जब बड़ी बड़ी सड़कों पे, हाईवेज पे निकलते थे तो आप खेत देखते थे, आप हल देखते थे। अच्छा, फिल्मों से बड़ा मुतासिर होते थे आप कि हल चल रहे हैं, मेरे देश की धरती गाना गाया जा रहा है ना। तो इन तमाम बातों से, उसी से प्रभावित होकर मेरे को वो वॉइसिंग करने का मौका मिला, उसमें कुछ गाने का भी मौका मिला और लिखने का भी मौका मिला। तो मेरा जो, सही कह रहे हैं आप एक तरह से, कि पहला किसानों के प्रति और किसानी के प्रति जो रुझान शुरू हुआ वो मेरे अपने प्रोफेशन के हिसाब से हुआ, मेरे अपने पेशे के हिसाब से हुआ, जब पहली मर्तबा मैंने उनका विज्ञापन बनाया, खाद का था। तो जब वो आप नेचुरली आप जब विज्ञापन बनाते हैं तो उसी संस्था में से कोई आता भी है, उनका प्रतिनिधि आता है, तब कुछ बातचीत भी हुई, आप विचार विमर्श करते हैं। अच्छा, कि उस वक्त तो ये भी नहीं मालूम होता कि साहब
आलू पेड़ पे उगते हैं या जमीन पे उगते हैं ना। जी। तो फिर भी एक जिज्ञासा थी, पूछना चाहते थे आप, तो उनसे कुछ बातें हुई, तब लगा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है शैलेश भाई कि जाते जाते वो जो एक फिलॉसफी, एक फलसफा आपके, एक विचारधारा आपके दिमाग में डाल गए कि यार जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर सोने तक, हर स्तर पर किसान के साथ आपका नाता है। बिल्कुल। है ना। तो बेटा इसे कभी भूलना मत। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी, आप उठते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, अन्न का बिस्किट बन रहा है, माँ नाश्ता खिलाती है, फिर आपका अन्न से नाता है, या है ना कृषि उत्पादन से, उन्हीं उत्पादों के साथ जी रहे हैं ना आप, तो है ना। तो खैर करते, हाँ यार ये तो कभी सोचा नहीं। तो हम अगर एक बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट की कंपनी को तवज्जो दे रहे हैं। उस वक्त लगा कि नहीं यार, ये अपने आप में विषय जो है जी, ये मतलब ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, जीन्स पहनने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन यार वो सम्मान भी आपके जहन में जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। खैर चलिए, फिर उसके बाद आप जुड़े रहे, फिर और भी बहुत सारे ऐसे विषयों पर आप अपनी आवाज देते रहे, उनके बारे में लिखते रहे, साथ में पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे। तब ये तो एक विद्यार्थी जीवन की बात कर रहे हैं हम। फिर उसी को पेशा बना लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भाग्य ने साथ दिया। और जब मैं विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मी दुनिया तक जुड़ा, पहले तो खाली आवाज तक जुड़ा था या साउंड स्टूडियो तक जुड़ा था, फिर जब कैमरे उठाने का मौका मिला तो पहली मर्तबा फिल्म बनाने का मौका भी मुझे जी एक ट्रैक्टर का मिला, है ना। तो फिर पूरी शिद्दत के साथ उस विषय को और जाना जी, उस पर फिल्म बनाई, किसानों के साथ बातचीत हुई, धीरे धीरे करके। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब मेरी शादी हुई जी, और मेरा जो ससुराल है वो भी किसान परिवार के हैं, वो पंजाब के किसान थे, लेकिन ठीक है चंडीगढ़ में वो लोग नौकरी कर रहे थे या उनका अपना बिजनेस था, लेकिन उनकी जमीनें पंजाब में थी, तो उनके यहाँ आना जाना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी चाहा कि आपका ये जुड़ाव बना रहे जी, कृषि के साथ, किसान के साथ, किसानी के साथ। तो ये सिलसिला जारी रहा और फिर इस तरह से बस फिर बड़ा अच्छा लगता है जब किसान से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। शहरी जीवन से कभी कभी जब आप ऊब जाते हैं जी, तो पहला जहन में ख्याल यही आता है कि साहब थोड़े दिन गांव में बिता लिए जाए। बिल्कुल। और अगर आप भारतीय हैं और वो भी पंजाब से हैं, जी जी, तो किसानी से वैसे भी दूर नहीं जी हो जी सकते। जी। अब हम वापस दूरदर्शन के दिनों में चलते जी, हैं, जी, जहाँ पे जब दूरदर्शन शुरू होता था शायद 5:30 बजे या 5:45 बजे, हाँ जी, पहला प्रोग्राम कृषि दर्शन होता था। कृषि दर्शन से पहले एक कहा थोड़े गुमशुदा की तलाश और ये तमाम चीजें निकलती थी, और फिर उसके बाद कृषि दर्शन होता था, 1 घंटे का प्रोग्राम होता था। बल्कि इसरो के लिए भी वो माना जाता है कि खेती भारत में बढ़े। हाँ हाँ, इस वजह से इसरो के लिए प्रधानमंत्री ने उस समय ज्यादा जोर दिया। और नहीं, और दूसरी बात ये थी कि कृषि दर्शन मतलब ये था कि मैंने खुद कृषि दर्शन में उन लोगों को शामिल होते देखा उस प्रोग्राम में जो बहुत सीनियर थे, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक थे, अच्छे अच्छे संस्थानों से आते थे, अच्छी अच्छी संस्थाओं से आते थे, पूसा ये वो। और सबसे अच्छी बात थी, हमें क्यों शौक पड़ा, वो मेकअप रूम के अंदर एक ही होता था जी, इमीडिएटली न्यूज के बाद, सॉरी कृषि दर्शन के बाद न्यूज आती थी, और स्टूडियो एक ही होता था, बल्कि 3 ही कैमरे होते थे, उन्हीं से कृषि दर्शन जाता था। हमारे पास सीमित संसाधन थे, उन्हीं से कृषि दर्शन जाता था और उन्हीं से न्यूज जाती थी। जब तक कृषि दर्शन का वो मोन्टाज जा रहा है, टंग 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 जो जा रहा है, तब तक कैमरे मुड़ के न्यूज रीडर पे आ जाते, हम तैयार बैठे होते थे। इसलिए आधा कृषि दर्शन हम स्टूडियो में सुन लेते थे। और उसमें एक और बड़ा अच्छा होता था, खाली ज्ञान नहीं दिया जाता था, वहां के लोक संगीत का भी कोई ना कोई कार्यक्रम हो जाता था। एक आध गाना बजा दिया, है ना, चलो भाई लोकगीत सुनाया जाए और उस पर्व की बात की जाए जो उस प्रांत में होती है ना। तो ये तमाम बातें, ये पूरा खजाना हमारे सामने पड़ा होता था।
वो आप पे अब निर्भर करता है कि आप कितना खजाना लूट सकते सही बात है ना। तो पर ये कृषि दर्शन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आज क्योंकि बाजार का दौर है, हाँ, वही दिखता है जो बिकता है जी। है ना। और आज आप कृषि को आंदोलन की वजह से ज्यादा जान रहे हैं, सही बात है ना, लेकिन आप उसकी सच्चाई को, आप भूमि से कितना जुड़ना चाहते हैं, या बुरा ना मानना, मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर किसान भी कई बार सोचता है कि किसान नहीं बनाऊंगा बेटे को, ज्यादातर सोचते हैं ना जी। पर क्यों? यही किसान का बेटा कनाडा में जाके 20-20 साल से चेरी तोड़ रहा है तो वो भी किसानी, बिल्कुल बागवानी कह लीजिए, है ना। क्योंकि हमने माध्यमों से दूर कर दिया कृषि को, है ना। किसान को हमने सोचा ये अनपढ़ है, ये पता नहीं इतने सुंदर दिखने वाले चेहरों के साथ फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक भी चाहेगा कि मेन बुलेटिन में बुला लो, पर कृषि के ऊपर कोई खास प्रोग्राम होगा अगर हाँ वो कृषि का संबंध हमारे वित्त से है, फाइनेंस के साथ है ना, आर्थिक प्रगति के साथ है, इन तरह के विषयों पे है, फिर तो हम शिरकत कर लेंगे, तो नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। पर कौन बताएगा यार, कितने लोग, कितने किसान बेचारे दूर दराज के इलाकों से उन जो संस्थान हैं या विद्यालय हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भेज पाएगा जी। तो कम से कम दूरदर्शन का वो दौर था, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही था, थोड़ी बात होती थी, मौसम की बात होती थी, भूमि की बात होती थी, है ना, खाद की, फर्टिलाइजर्स, ये तमाम कीटनाशकों की बात हो रही है, तमाम बात होती थी। आप कहते हैं नहीं साहब आप क्या कह रहे हैं, गूगल तो है ही लेकिन गूगल क्या इस प्रादेशिक संदर्भ के साथ हर जगह मेल तो नहीं खा रहा ना जी। जो आदमी तेलंगाना में खेती कर रहा है वो पंजाब का गूगल क्यों पढ़ेगा? बिल्कुल ठीक है ना। मतलब आज माफ करना, मुझे परसों एक बच्चा मिला तो वो उसको बताना पड़ा कि हल क्या होता था। अच्छा। He said, no, I don't believe कि हल को लोग खींचते थे उसको बैल तक भी नहीं पता था कि बैल भी खींचता था। उसने कहीं फिल्म में ट्रैक्टर वाली प्लोइंग देख ली होगी, है ना, तो वो समझता ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, यही देख लिया। ट्रैक्टर वो डिंकी टॉय में आजकल देख रहा है, वो जो बच्चों के खिलौने आते हैं ना, उसमें देखे बेटा इसको ट्रैक्टर कहते हैं, फिर फिल्मों में दिखाना पड़ता है इसे ट्रैक्टर कहते हैं। आप उनको लेके जाइए, मैं तो कहता हूं स्कूल्स के अंदर अगर आप उन्हें लाल किला दिखाने ले जा सकते हैं तो कोई खेत भी दिखाने ले जाइए यार। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में अगर अब टूटी से पानी आ रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि आप हैंडपंप का जश्न मनाइए, बिल्कुल, है ना, उसका पूरा सम्मान कीजिए कि अब आपका पानी टूटी से आता है जी। लेकिन अपनी जड़ों को यार कभी तो आभार व्यक्त करें जी, है ना, और अपना इतिहास तो पता होना चाहिए। इतिहास मैं कहता हूं हो सकता है कि आप इतिहास पता करने के बाद नई सोच उसमें सम्मिलित करके कुछ अच्छा बना दें। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें किसान के बारे में, किसानी के बारे में, और किसान का बेटा बड़ा होकर जो चाहे वो करे, लेकिन वो शर्मिंदा ना हो कि मैं नहीं सब, है ना, कम से कम जुड़ाव तो हो यार। तो ये जो सारी बातें हैं, चलिए मैं अपने इस दौर को और अपनी उस जनरेशन का बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने शहरों में पला लेकिन गांव से नाता नहीं टूटा जी। जाते रहे, मिलते रहे, है ना, और उससे संस्कार भी सीखे कि दादा के पांव हाथ कैसे लगाने, वहां से सीखा जी। सब कुछ आया। तो अब दादा के ना भी लगाए तो कहता हाय, वो तो हो रहा है ना वो तो दादा को पांव हाथ लगाते उसका तस्मा भी खोल देगा ठीक है, मैं ये नहीं कर, देखिए मैं नई जनरेशन की कोई मतलब वही कर बुरा ही नहीं कर रहा, है ना, पर मेरा कहने का मैं
किसी भी जनरेशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, उसकी मुखालफत नहीं कर रहा मैं। सारी जनरेशन आती हैं, अपना अपना एक कोई ना कोई हर दौर में वो अपनी भागीदारी करके जाता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं भूलना चाहिए, एक बारी माँ बाप को चाहे महीने में याद दिलाए कि बेटा ये जो तुम कह रहे हो ना, ये आपका ये जो रोटी दी है बड़ी फूली, बड़ा मजा आ रहा है ना, और ये ब्रेड कितनी भी खा रहे हो, जहां से आई है ना बेटा, जिस अंश से बना है उसका भी सम्मान करना ना भूलें। मेरा यही बस इतना, मेरा जो किसान के प्रति मैं जो यही कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आपके दूरदर्शन के या साथियों की बात कर लेते हैं। जी जी। अब भी आप उन लोगों के टच में हैं और उस दौर के उन लोगों को जो पूरा बहुत सारे नाम है। हाँ जी जी। चाहे जेबी रमन हो, चाहे हाँ, जेबी रमन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया बेचारे। और जेबी रमन साहब एक तो बहुत बहुत ही पढ़े लिखे इंसान, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, बड़ी ऊंची पदवी पे थे और फिर यहाँ समाचार पढ़ने भी आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मातृभाषा तेलुगु थी, है ना, दक्षिण भारत से उनका संबंध था जी। फिर वो बेचारे नहीं रहे। हमारे वक्त में प्रतिमा जी थी, प्रतिमा जी बहुत ही सौम्य सभ्य, और पर वो जब गई हैं और मैंने ज्वाइन किया जी, लेकिन छाप तो थी। और फिर सलमा सुल्तान जी को कौन भूल सकता, रविवार का उनका, हाँ नहीं, और फिर वो गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, है ना। और पर फिर भी मतलब वो जो हिंदुस्तानी नारित्व वाली जो बात उन्होंने पूरा संभाल के रखा। बहुत अच्छी साड़ी, गुलाब का फूल, वो चाहती तो एक ब्रोच भी लगा सकती थी, है ना। तो वो एक जो शालीनता, वो सौम्यता, वो सब था उनमें। फिर सरला महेश्वरी, वो एक हिंदी की पोस्ट ग्रेजुएट थी, हैं अभी भी, अभी आजकल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। शोभना जगदीश थी, ये तमाम लोग थे। मैं इनके साथ ही था। मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ था क्योंकि इतना प्यार करते थे ये सब मुझे, क्योंकि मैं छोटा था जी, है ना। और मेरे वक्त में कोई साथ नहीं आया था उस वक्त, ये थे तब जी। तो और इतना ज्यादा सिखाया इन लोगों ने, बहुत प्यार दिया परिवार की तरह, तो इसलिए मैं लाडला था इनका जी, है ना। तो वो जो दौर था उसमें इखलाक, खुलूस, आपका आपसी प्रेम, है ना, इज्जत, वो जो सम्मान करना और फिर प्यार भी करना जी, है ना, ये तमाम बातें थी। वो उसका मुजाहरा भी होता था जब हम पढ़ते थे जी। वो जो एक कंफर्ट लेवल होता है, वो जो आराम आप देखते थे हमारे चेहरे पर, है ना, वो माहौल से आता था। मेकअप रूम से निकल के जाना, और कोई शर्म नहीं थी शैलेश कि अगर मुझसे कोई शब्द उच्चारित नहीं किया जाएगा या तो उसका विकल्प बता दिया जाता था या सिखा दिया जाता था कि ऐसे इसको यूं कर लो, इसको यहां पर संधि विच्छेद ये बनता है और इस पे रोक देना और इस पे ये कर लेना, है ना। तो तमाम हम भी सिखा देते थे या सीख भी लेते थे जी। बस ये होता था कि जो बुलेटिन के साथ वो जाए तो 100% सही जाए। हाँ, कोई टेक्निकल मामला हो जाए या आप कई बार, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है जुबान लड़खड़ा जाती है कई बार, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते थे। एक और चीज जो आज की पीढ़ी को समझ में नहीं आएगी, टेलीप्रॉम्प्टर के साथ जिनको आदत है, उस समय कागज होते थे शुरुआती दौर में जी जी, और यूं करके आप थोड़ा वो मतलब आज के दौर को समझाने की कोशिश कीजिए कि वो कितना मुश्किल था। मैं आप जरूर बताना चाहता हूँ, जब हमने पढ़ना शुरू किया तो कागज होते थे जी, और वो कागज पे अगर मेरे साथ सलमा जी पढ़ रही हैं तो एक जिस पेज को मैंने पढ़ना है उस पे शम्मी लिखा होगा और उधर सलमा जी लिखा होगा, ठीक है, पर वो मेरे पास भी होगा जो सलमा जी ने पढ़ना है। और वो जो कंट्रोल रूम में, क्योंकि एक कैमरे ने मुझे लिया, फिर जब उनकी बारी है तो ये कैमरा ऑफ हो गया, दूसरे कैमरे ने, जिसे हम स्विचिंग कहते, कैमरा स्विच हुआ, उन पे आ गया।
तो उसको भी पता होना चाहिए कि अब ये इस बजाय खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं स्विच कर पाया या भूल गया, बातों में कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो हम कभी नहीं चेहरा बनाते थे कि यार ये बारी तो तुम्हारी थी। तो क्योंकि उनकी कॉपी भी हमारे पास होती थी, हम जरा सा एक छोटा सा पॉज देते थे और उनका समाचार भी पढ़ना शुरू कर देते। मकसद वही था, उद्देश्य यही था कि बुलेटिन में सामने वाले को जरूरी मतलब इतना भी ना मालूम पड़े कि हमने कोई गलती की है या होने वाली थी, या कोई जैसे अंग्रेजी में गूफ अप कहते हैं, है ना, वो ना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातों का ख्याल रखा जाता था और ये बताया जाता था कि पहला पैरा, हम ज्यादातर जो पहला पैरा जो होता था वो तकरीबन हमें याद हो जाता था, या मतलब जैसे 2 लाइनें पढ़ी तो पहला शब्द किससे उठेगा उसको देख लिया। और अगर 100% वैसा नहीं भी पढ़ा पर सार हमने उसका जो बेसिक जो सार है वो बिल्कुल सही जा रहा है, तो अगर व्याकरण बदल भी रही है, या मैं आपके साथ जा रहा था, मैं जा रहा था आपके साथ, है ना। और फिर एक और चीज भी करते थे कि कई बार हम लोगों को शिकायत आती थी कि आप हिंदी में समाचार नहीं पढ़ते, आप समाचारों में हिंदी पढ़ते हैं। कई बार मुश्किल शब्द आ जाते थे, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, पहल की थी कि मैं जब भी पढ़ता था, जैसे भ्रूण हत्या जी, अब भ्रूण हत्या, अब हर एक को पता भ्रूण हत्या क्या होती, उस वक्त में बहुत कम लोगों को पता था भ्रूण हत्या क्या है ना। तो अंग्रेजी में उसे फीमेल फीटिसाइड कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है जी। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे जो दर्शक हैं, तो मैंने कहा कि आज भ्रूण हत्या यानी फीमेल फीटिसाइड पे गोष्ठी हुई, तो मैं यानी लगा देता था, धीरे धीरे करके अंग्रेजी वाला शब्द निकाल देता था 2 महीने बाद, ताकि अब नाउ वो इस मामले में शिक्षित हो चुके हैं, है ना। और उसके बाद आपने कहा ये हुआ, और भारोत्तोलन, अब भाई इतना कॉमन शब्द है वेट लिफ्टिंग, पर अगर सरकार कहती है नहीं भारोत्तोलन आना चाहिए, तो आपने कहा कि आज भारोत्तोलन प्रतियोगिता यानी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे करके अंग्रेजी, तो ये इस तरह की पहल जब मैंने ली तो ये अप्रिशिएट की गई कि हाँ यार आप थोपिए मत, धीरे धीरे करके, ताकि हिंदी में वो सीखे। अब आप उसे बताएंगे नहीं कि भारोत्तोलन का मतलब क्या होता है ना, वो क्या होगा, वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी, उसको बंद कर देगा, है ना। इस वजह से आप उस पर पूरा काम कीजिए। और इतने गुरु भी इतने अच्छे होते थे कि मतलब मुझे याद है, मैंने एक मर्तबा छोटी सी गलती कर दी थी, मैंने मरणोपरांत को प्रांत पढ़ दिया, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पोस्टुमस कहते हैं, मृत्यु के बाद, ठीक है। डायरेक्टर ने बुलाया, पहले समझाया कि देखो बेटा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये शब्द मरने के उपरांत से बना है, तो इसलिए मरणोपरांत आएगा, और जो प्रांत होता है वो रीजन होता है, प्रदेश होता है, जगह होती है, क्षेत्र होता है, तो आप इसलिए, तो कभी मैं भूल सकता था, गुरु भी ऐसे होते। फिर एक दिन मैंने पूछा कि साहब इतना भी क्या तवज्जो देना, अगर मैं मरणोपरांत भी पढ़ता था समझ तो आ गया। बोला नहीं, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। वो कहते थे कि तुम जब समाचार पढ़ने जाते हो, उस वक्त ना सिर्फ तुम समाचार पढ़ते हो, तुम एक ऐसी जिम्मेदारी को कंधों पर लेकर जाते हो, वो जिम्मेदारी है करोड़ों विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ते हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप तुम्हारे समाचारों के वक्त ये कह रहे हैं कि बेटा अगर आपने अपनी भाषा में सुधार करना है तो इनको सुनिए, और अगर आप लोग ही गलती कर देंगे तो आप करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी कर देंगे, उनके साथ बेईमानी कर जाएंगे आप। तो इस वजह से एक एक शब्द का ख्याल रखिए। कहने को तो कुछ भी है, आप नुक्ता ना भी लगाएं, आप सफलता को सफलता भी कह दें चलेगा, लेकिन करेक्ट सफल है तो बोलिए ना, बिल्कुल, है ना। तो ये जो सारी बातें थी वो उसकी मर्जी है, उसे ग्रहण करता नहीं करता, लेकिन आपको वो अपनी अथॉरिटी मान रहा है, उसके माँ बाप ने उसको कहा हुआ है कि बेटा इनको शाम को सुनना है आपको जी। तो इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इस दौर में जन्म लिया और इस दौर में पढ़ा जी।
सर आखिरी सवाल, आपने बाइक स्टंट भी कर लिए, आपने दूरदर्शन की आवाज़ भी बन गए, आप मेट्रो की भी आवाज़ बन गए जी। उसके बाद जिंगल्स, तमाम वॉइस ओवर, विज्ञापन जितने भी तमाम, चीज़ें जी। थी वो सब कर लिए, फिल्मों में भी आपने काम कर लिया, कोई चीज़ बची है जो अभी आप नहीं नहीं करना चाहते हैं? देखिए, ये मैं एक बात को बस, आप पता नहीं कितना विश्वास करते हैं नियति में और डेस्टिनी में, जिसे किस्मत कहा जाता है। मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए एक बेसिक, अब देखिए ना, कहाँ एक इंजीनियर जी जिसका मैं पहले भी कहा है ना, आप ईश्वर चाहता था कि मैं इस तरफ जाऊं, बस एक बात को मान लिया था कि अगर ईश्वर चाहता है इस तरफ मैं आऊं तो इसमें काम करूंगा मैं। इस फिर क्या हुआ, फिर वो कड़ियां जुड़ती चली गई। आप, आपकी लोकप्रियता, आप पे विश्वास एक माध्यम से बना, दूरदर्शन से बना, दूरदर्शन से विज्ञापनों के लिए बना, या विज्ञापनों से दूरदर्शन, कहीं ना कहीं वो कड़ियां जुड़ती गई जी और कोशिश रही कि जिस मर्जी कड़ी के साथ जुड़ूं वो मतलब कम से कम 90% तो हो, जी है ना। 100 तो नहीं, 100 तो ईश्वर भी इसकी गारंटी नहीं लेता। जितना सही कर सकता हूं वो काम करता चलूं। और मतलब कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो जितना, जब तक आपकी आवाज कायम है, कई बार मजाक भी करता हूं मैं कि मेट्रो का फायदा यह है कि जब तक राजीव चौक का नाम राजीव चौक रहेगा तो मेरे बच्चों के बच्चे भी कहेंगे ये हमारे दादा की आवाज है या दादा के दादा के दादा की आवाज है, जी क्योंकि डिजिटल जमाना है, टेप खराब होगी नहीं, है ना। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता सरकार मेरी आवाज को बदल देगी। स्टेशन बदल जाए तो अलग बात है, तभी मैंने कहा अगर उसका नाम वही रहा तो ये अपने आप में। और फिर मैं कैमरे पे कहना चाहता हूं कि मैं और 1 साल में 70 का हो जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत है, उसका आशीर्वाद है कि आज भी सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मेट्रो, और बहुत सारे लोगों को सुन के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे किले हैं, पर्यटक स्थल हैं। जी आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो आवाज मेरी है उस गैलरी में सुनेंगे जब वो एग्जीबिशंस होती हैं। विरासत खालसा आनंदपुर साहब जाएंगे तो वहां हैं। चर्चेस ऑफ गोवा वहां पहुंच जाइए, वहां भी है। इस्कॉन के टेम्पल्स हैं उसमें है, पुराना किला में। तो ये जो आवाज है, जो उनके ऐतिहासिक कार्यक्रमों को दर्शाते हैं, है ना, तो उसमें आवाज ली जाती है। तो एक और चीज बताना चाहता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जाने से पहले ये बहुत बड़ा उद्देश्य है और बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग कहेंगे साहब सुबह एक्टर बना दीजिए, कैमरे पे चेहरा दिखा दीजिए, जरूर आइए। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितना अहम चेहरा दिखाना है, उससे कहीं गुना ज्यादा अहम आपकी आवाज है। बिल्कुल। आपको बताता हूं कि कितने सारे एवेन्यूज हैं कमाने के। आप शुरू कर दीजिए जिंदगी, डायल 1 फॉर सो एंड सो, कृपया एक दबाइए, कोई तो बोल रहा है जी जिसे अंग्रेजी में IVR कहा जाता है। मेट्रो में आप सफर कर रहे हैं तो आवाज सुन ही रहे हैं, ठीक है। आपकी आज जमाने में तमाम उपन्यास, किताबें, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोई तो बोल ही रहा है। फिर आप आज न्यूज कास्टिंग है, एंकरिंग है, मतलब समाचार वादन है, आप संचालन कर रही हैं, आप स्टेज पे जा रहे हैं, आपकी भाषा अच्छी है तब लिया जाता है। फिर मैंने जो आपको पर्यटक स्थलों में, आजकल पहले आप एक गाइड को लेते थे, अब आप एक कान में हेडफोन पहनते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, कोई तो बोल रहा है। तो इसलिए आप बोलने पे तवज्जो दीजिए, अच्छा बोलना सीखिए। तो इसके लिए रास्ते बहुत हैं और इन रास्तों पे चलेंगे तो आप मकाम पर तो यकीनन पहुंच ही जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आवाज की वजह से आपका चेहरा भी चुन लिया जाए, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग तो चेहरे के लोग नहीं थे, आवाज से शुरू किया था। उन्होंने कहा भी बोलता अच्छा, चेहरा भी चुन लो, ठीक है। मतलब फिर चेहरा हुआ, फिर क्योंकि आपको लोकप्रियता हासिल होगी तो यार बोल तो लेता है, 2 फिल्मों में भी काम करा लो, है ना। तो ये तमाम बातें आप इसलिए
घर में, अपने स्कूलों में हो सके तो अच्छा बोलना सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।